बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फेडरलिज्म के ऊपर है। फेडरलिज्म इन पाकिस्तान। अब फेडरलिज्म क्या है? ये एक लफ्ज़ फेडरेशन से निकला है। फेडरेशन वो होती है जिसमें एक स्टेट के अंदर एक ही टाइम पे दो गवर्नमेंट्स चल रही होती हैं। एक सेंटर के अंदर जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, और दूसरी यूनिट्स के अंदर जिसको हम प्रोविंसेस बोलते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट्स चल रही होती हैं। इनको हम ऑटोनोमस यूनिट्स भी बोलते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि इन यूनिट्स को पावर्स कम मिली होती हैं तो ये ऑटोनोमस नहीं होते, बहुत ही कम पावर्स मिली होती हैं इनको। अच्छा, यहाँ पे अब क्या है, फेडरलिज्म किसको बोलते हैं? इसी पूरे स्ट्रक्चर को फेडरलिज्म बोलते हैं अगर सूबों के अंदर और सेंटर की जो गवर्नमेंट है इनके अंदर आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा है, इनके आपस में क्लैशेस नहीं है, ठीक है ना, ये मुतमईन है एक दूसरे से, तो हम इस तरह के जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है, स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म है। अगर इन सूबों का आपस में या विफाक के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई क्लैशेस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, कम्प्लेक्स इशू, और उन पे ये सेटिस्फाई नहीं है, आपस में क्लैशेस हैं, मामलात हैंडल नहीं हो रहे, तो इस तरह के जो सिस्टम को हम बोलते हैं वीक फेडरेशन या वीक फेडरलिज्म। तो अब लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं। फेडरलिज्म इन पाकिस्तान। यहाँ पे बेसिकली हमने जो डिस्कस करना है वो फेडरलिज्म को डिस्कस करना है आफ्टर 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट के बाद हमने जो सूरत हाल है फेडरलिज्म की पाकिस्तान के अंदर उसको देखना है, लेकिन इसके पीछे हम कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे, फिर 18th अमेंडमेंट को देखेंगे, फिर आगे फेडरलिज्म को देखेंगे। अब इसका ज़रा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, पिछली हिस्ट्री देखते हैं। 1956 एंड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें जो बेसिक प्रॉब्लम है वो फेडरलिज्म का है। द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम वर फेडरलिज्म। In 1956 constitution, third list with federation and residual powers with central government। इसका मतलब क्या है? जो थर्ड लिस्ट है जिसको हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें क्या कहा गया का मोर पावर्स इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगी, प्रोविंसेस के पास नहीं होंगी। इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज मेड that was contrary the wish of units and were weak federation। अब ये देखें कि क्योंकि जो प्रोविंसेस होते हैं वो चाहते हैं कि हमें पावर्स मिले, हमें ऑटोनॉमी मिले, मोस्ट ऑफ द पावर्स प्रोविंसेस को मिलें, तो इसको हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बोलते हैं। तो जब प्रोविंसेस ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं तो तब जो फेडरलिज्म होता है वो स्ट्रांग होता है। तो अब यहाँ पे क्या था, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पावर ज़्यादातर सेंटर के पास थी, तो जो प्रोविंसेस थे वो खुश नहीं थे, इसलिए हम कहते हैं कि उस वक्त जो फेडरेशन थी वो बड़ी वीक फेडरेशन थी पाकिस्तान की। अच्छा, अब जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम उसी तरह है जिस तरह 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है। मोस्ट ऑफ द पावर्स विद फेडरल गवर्नमेंट एंड वेरी फ्यू पावर्स विद यूनिट्स, एंड इवन दो प्रोविंशियल मैटर्स कुड बी कंट्रोल्ड बाय एनी टाइम। यहाँ तक के प्रोविंशियल मैटर्स जितने भी थे वो किसी वक्त भी कंट्रोल किए जा सकते थे। एंड अगेन यूनिट्स वर नॉट सेटिस्फाइड एंड अगेन इट वाज अ वीक फेडरेशन। अब हमने 1956 का भी कॉन्स्टिट्यूशन भी देख लिया और 1956 का भी देख लिया, 1962 का भी कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, जिसमें जो पावर्स थी ज़्यादातर प्रोविंसेस के पास नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, विफाक के पास थी, फेडरल गवर्नमेंट के पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। तो इसलिए जो प्रोविंसेस थे, यूनिट्स थे, वो हैप्पी नहीं थे सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो इसलिए ये एक फेडरेशन जो थी वीक फेडरेशन थी। ये जो फेडरलिज्म था ये बड़ा वीक था। सो वीक फेडरेशन डिस्ट्रैड फेडरलिज्म। इसलिए जो हम कहते हैं जो वीक फेडरेशन होती है ये फेडरलिज्म को डिस्ट्रॉय करती है। Therefore, in 1973 Constitution, in addition of provincial list, the residual powers also given to provinces।
यहाँ पे क्या होता है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में रेजिडुअल जो पावर्स हैं, थर्ड लिस्ट जो थी, कंकरेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं, अब वहाँ पे जो पावर्स थी वो प्रोविंसेस को दी गई। एडिशनली अ न्यू इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड टू क्रिएट इंटर प्रोविंशनल हार्मनी नोन एज CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। यहाँ पे एक नई चीज़ भी हुई, एक नया इंस्टीट्यूशन मुतारफ़ कराया गया जिसको हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोलते हैं। उसका क्या काम था? उसका काम ये था कि प्रोविंसेस के आपस में और सेंट्रल के दरमियान अगर कुछ मामलात ख़राब हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं जिन पे वो अग्री नहीं हो रहे, या कुछ उसमें इख्तलाफात हैं प्रोविंसेस के आपस में या फिर सेंटर के दरमियान के साथ, तो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है ये उन मामलात को, उन इश्यूज़ को सॉल्व करती थी। However, the smaller provinces kept on asking for more provincial autonomy by abolishing the concurrent list and transferring the powers to provinces. लेकिन जो छोटे प्रोविंसेस थे पॉपुलेशन के हवाले से या फिर टेरिटरी के हवाले से, जिस तरह हमारे पास KP है या सिंध है या बलूचिस्तान है, तो ये हर वक्त ये बात करते थे कि आप कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म करें और ज़्यादातर पावर्स जो हैं वो प्रोविंसेस को दें। यहाँ पे एक नई बात बताता चलूँ कि कायदे आज़म की पूरी मुस्लिम लीग की जो स्ट्रगल थी उसमें जब भी वो प्रोविंसेस की बात करते थे तो वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते थे। 1940 में भी उन्होंने ये बात की, उन्होंने अपने जो 14 नुकात हैं वहाँ पे भी ये बात की। उससे पहले उन्होंने जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते थे, जब वो वहाँ से हटे थे तो तब भी वो यही बात करते थे, वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते थे कि जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास ना हो, प्रोविंसेस के पास हों। अब आते हैं, ये तो कॉन्टेक्स्ट था कि जो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन है और 62 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रोविंसेस मुतमईन नहीं थे और एक वीक फेडरेशन थी, जबकि 73 में किसी हद तक प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिली, लेकिन फिर भी जो स्मॉलर प्रोविंसेस थे वो कहते थे कि हमें मज़ीद ऑटोनोमस किया जाए, हमें मज़ीद पावर्स दी जाए। तो यहाँ पे फिर 18th अमेंडमेंट को लाया गया। वन थिंग दैट हैपेंड, कंकरेंट लिस्ट एबोलिश्ड। 18th अमेंडमेंट में कंकरेंट लिस्ट जो थी, जो थर्ड लिस्ट थी, वो ख़त्म कर दी गई। मोर सब्जेक्ट ट्रांसफ़र एंड कंकरेंट लिस्ट टू यूनिट्स और प्रोविंसेस। उसमें जितने भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट थे या पावर्स थी वो किसको शिफ्ट हुई? प्रोविंसेस को दी गई, सेंटर को नहीं दी गई, एक्सेप्ट वाटर रिसोर्सेज। सिर्फ वाटर रिसोर्सेज विफाक को दिए गए। फेडरल लिस्ट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो फेडरल लिस्ट थी वो 2 पार्ट्स में तकसीम की जाती है। ऑल ऑफ देम इन दिस लिस्ट डायरेक्टली कम अंडर फेडरल लिस्ट 1 विद डिस्क्रिशनरी पावर्स टू गवर्नमेंट। एक लिस्ट उसको जो डिवाइड किया गया, इसमें बहुत सारी जो पावर्स थी वो फेडरल लिस्ट में आई, फेडरल लिस्ट 1 जिसको बोला जाता है, और उसमें सारी जो पावर्स थी वो फेडरल गवर्नमेंट को दी गई। दिस सब्जेक्ट मेंशन्ड ऑन विच फेडरल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ एंड इम्प्लीमेंट बट ओनली फर्स्ट अप्रूव्ड CCI, अदरवाइज नॉट। और कुछ इस तरह के भी मैटर थे फेडरल लिस्ट के अंदर। 2 लिस्टें बनी, एक फेडरल लिस्ट 1 है और एक फेडरल लिस्ट 2 है। फेडरल लिस्ट 2 ये है कि उसमें आप जो कवानीन बनाएंगे या फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट करने से पहले आप उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से अप्रूव करवाएंगे। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो थी वो उसको अप्रूव करेगी, फिर वो लॉ पास होगा, वो गवर्नमेंट फिर आगे वर्क करेगी। सेकंड वर्क इन 18th अमेंडमेंट वाज CCI स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चर। जो उसमें दूसरा काम किया गया काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को, ये जो इंस्टीट्यूशन था इसको दोबारा रीस्ट्रक्चर किया गया, क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट 1973 में उसके कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई और इसको हेड कर रहा था प्राइम मिनिस्टर, हु हैज़ द पावर टू अपॉइंट 3 मिनिस्टर्स। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स थी कि वो 3 मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते थे। रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोला जा सकता है मिनिस्टर्स की जगह। यूजुअली उसमें क्या था, फेडरल मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर फ्रॉम ईच प्रोविंसेस, एक फेडरल मिनिस्टर और फिर चीफ मिनिस्टर जितने भी प्रोविंसेस के हैं उन सबको मिला के फिर CCI बनती थी। इसके बेसिक 2 काम थे। बेसिक फंक्शन ऑफ CCI टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड यूनिट।
सेंट्रल से मुराद फेडरल गवर्नमेंट है और यूनिट से मुराद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है। और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो बेसिक फंक्शन था वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना था प्रोविंसेस के और सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसका जो दूसरा काम है यस इट शैल आल्सो रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन यूनिट्स लाइक इंटर प्रोविंशियल। इसका जो दूसरा काम है वो प्रोविंसेस के भी आपस में डिस्प्यूट को सॉल्व करवाना था। अब यहाँ पे देखिए ये फेडरल गवर्नमेंट है ऊपर और ये नीचे प्रोविंसेस हैं। अब इसका काम ये भी है कि ऊपर से नीचे प्रोविंसेस के और विफाक के आपस में जो मामलात हैं फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिस्प्यूट जो हैं उसको सॉल्व करवाना है। इसको वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, इसको सॉल्व करवाना। और दूसरा हॉरिजेंटली सूबों के अगर आपस में कोई क्लैशेज हैं, कोई पानी का क्लैशेज है, कोई लैंड का क्लैशेज है क्लैश है या कोई रिसोर्सेज का क्लैश है सूबों का आपस में, तो वो भी सॉल्व करवाना। ये दो काम थे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के। आगे देखते हैं। आफ्टर 18th अमेंडमेंट काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हैज़ पावर टू अप्रूव एनी प्रपोज्ड लेजिस्लेशन बाय फेडरल गवर्नमेंट अंडर फेडरल लेजिस्लेचर लिस्ट 2। 18वीं तरमीम के बाद जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसके पावर की गई, उसको पावर दी गई कि वो प्रपोज कर सकती है लेजिस्लेशन बाय द फेडरल गवर्नमेंट अंडर फेडरल लेजिस्लेचर लिस्ट 2। दूसरी लिस्ट के अंडर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पहले एक आपस में मामला तय करते हैं, एक फैसला होता है, उसके बाद वो प्रपोज करते हैं कि आप ये कवानीन बनाएं, पार्लियामेंट को फिर वो भेजा जाता है। चेंज इन स्केड्यूल ऑफ मीटिंग्स अंडर 18th अमेंडमेंट। स्केड्यूल ऑफ मीटिंग ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के लिए पहले मैंडेटरी था कि आप साल में सिर्फ एक मीटिंग कर सकते हो। अब जो है वो 90 दिन के बाद 90 दिन के अंदर लाजमी एक मीटिंग आपने करनी है। ये चेंज है स्केड्यूल। पहले साल में एक मरतबा आप मिल सकते थे, अब आप ऐसे समझ लें कि हर 3 माह में एक मरतबा लाजमी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होनी है। अंडर 18th अमेंडमेंट इट इज़ मैंडेटरी फॉर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू मीट इन 90 days, मिनिमम 4 मीटिंग्स इन अ ईयर। अब आप साल में 4 मरतबा बैठक करते हो प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट के, वो जो पूरा स्ट्रक्चर है। हेल्थ लोकल गवर्नमेंट लॉ आर गो टू प्रोविंसेस आफ्टर एबोलिश द कंकरेंट लिस्ट। अब ये देखें कि हेल्थ डिपार्टमेंट भी प्रोविंसेस को मिलता है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी प्रोविंसेस का काम है, लॉ का जो काम है वो भी प्रोविंसेस का है। ये सारे अब जो थर्ड लिस्ट थी कंकरेंट लिस्ट, उसके एबोलिश होने के बाद ये जो पावर्स हैं ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं प्रोविंसेस को। ये भी 18वीं तरमीम के बाद होता है। अब ये जो सारी चीज़ें थी ये मिल के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर्स मिल गई हैं। तो जब प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर्स मिली उसका फ़ायदा क्या होता है कि प्रोविंसेस ज़्यादा अग्री होते हैं, वो सेटिस्फाई होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ सेटिस्फाई हों, इनके मामला ठीक चल रहे हों, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग फेडरेशन है या फेडरलिज्म जो स्टेट के अंदर है वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जितने भी काम हुए 18th अमेंडमेंट में वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को प्रमोट करते हैं। तो ये था कॉन्टेक्स्ट के बाद जो हमने 18th अमेंडमेंट को पढ़ा। अब आते हैं फिजिकल फेडरलिज्म। ये फिजिकल फेडरलिज्म ये है कि वो जो बजट था स्टेट का, जो पैसा होता है उसकी जो तकसीम है उसको हम फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम फिजिकल फेडरलिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो स्टेट के होते हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है पैसे की, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल। हॉरिजेंटली मतलब प्रोविंसेस की आपस में डिस्ट्रीब्यूशन और सेंटर और प्रोविंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल और यूनिट की लिस्ट जो है उनकी आपस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम फिजिकल फेडरलिज्म बोलते हैं। इसके लिए हमने बोला कि एनएफसी अवार्ड बनाया गया। एनएफसी कमेटी है नेशनल फाइनेंस कमेटी, ये वजूद में आती है। नेशनल फाइनेंस कमेटी का असल में काम क्या है, ये रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द प्रोविंसेस एंड बिटवीन प्रोविंसेस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, मेंबर्स इसके देखते हैं ये क्यों कौन से इसके मेंबर्स हैं। मेंबर्स इंक्लूड फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स। ओनली 5 टोटल मेंबर्स, इसके टोटल 5 मेंबर हैं। कौन कौन से मेंबर हैं? 4 हैं फाइनेंशियल मिनिस्टर्स प्रोविंसेस के
और जो पांचवा है फेडरल मिनिस्टर है। बेसिक वर्क ऑफ एनएफसी नेशनल फाइनेंस कमेटी इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो स्टेट के रिसोर्सेज उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। एनएफसी डिसाइड ऑन पर्टिकुलर फार्मूला टू फिस्कल फेडरलिज्म। इन्होंने एक पार्टिकुलर फार्मूला बनाया होता है जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने ये कंप्लीट यहाँ पे नहीं दिखाया। आप लोग अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ये फिस्कल फेडरलिज्म है, इसको ज़रा दोबारा स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच इज़ कॉल्ड एनएफसी एंड वैलिड फॉर 5 years। ये जो एनएफसी होता है 5 साल तक वैलिड होता है। द 6th एनएफसी अवार्ड कम इन 1991। 1991 में जो 6th एनएफसी अवार्ड था वो आता है 1991 में। द नेक्स्ट एनएफसी अवार्ड कम इन 2009। इसको हम 7th एनएफसी अवार्ड बोलते हैं। 2009 में आता है ये। इट वाज एक्सटेंडेड ईच ईयर बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए इसको आगे बढ़ाया गया। अच्छा, 6th जो एनएफसी अवार्ड है इसको ज़रा देखते हैं, जो 1991 में आया था। द फार्मूला वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फार्मूला क्या था? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये थी कि 56.5% जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना था बजट का। 56.5 जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाना था। इसे नेशनल फाइनेंस कमेटी ने जो जारी किया था, जो इनका आपस में फैसला हुआ था कि 56.5% ये विफाक को जाएगा और 43.5% जो है वो यूनिट्स को जाएगा। हॉरिजेंटली विल बी बेस्ड ऑन ओनली 1 फैक्टर पॉपुलेशन। और जो सूबों को जाएगा वो पॉपुलेशन बेस्ड जाएगा। यहाँ पे 2-3 बातें मैं आपको बताता चलूँ। अब जो है 43.5% जाना है सूबों को, और सूबों में जो तकसीम है वो पॉपुलेशन बुनियाद पे है कि जिस प्रोविंस की जितनी आबादी होगी उस तरह उसको मिलेगा। और याद रखिए इससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन का क्या तरीका था। जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, जब 1 यूनिट फार्मूला था, तो तब ये कहा जाता था कि जो पैसे की तकसीम होगी वो ज़मीन की बुनियाद पे होगी। जिस हिस्से के पास टेरिटरी ज़्यादा होगी उसको जो पैसा है वो ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अब क्या हुआ, तकसीम के बाद वो माइंडसेट, वो मेंटालिटी चेंज होती है। अब कहा जाता है कि नहीं, अब ज़मीन की बुनियाद पे पैसा तकसीम नहीं होगा, पैसे की बुनियाद इस पे पॉपुलेशन की बुनियाद पे होगा, आबादी की बुनियाद पे होगा। जिस सूबे की आबादी ज़्यादा होगी उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा। अब क्यों ये 2 नंबरी हुई, ये मुनाफकत हुई? क्योंकि अब उनको लगा कि बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा पैसा ले जाएगा और जो पंजाब है वो रह जाएगा। तो उन्होंने अब तकसीम का जो पूरा फार्मूला है वही तब्दील किया कि अब पॉपुलेशन बेस्ड होगा। तो अब इसमें क्या मसाइल आते हैं ज़रा देखिए। द टू कंसर्न ऑन 6th एनएफसी अवार्ड, जो नेशनल फाइनेंस कमेटी का फैसला हुआ 6ठी का, उसमें क्या कंसर्न सामने है? वो 2 कंसर्न थे। वर्टिकल कंसर्न वाज दैट शेयर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट शुड बी रिड्यूस्ड पर्टिकुलरली व्हेन 18th अमेंडमेंट वाज डिस्कस्ड। जब 18th अमेंडमेंट को डिस्कस किया गया तो वो जो इशू सामने आए, प्रोविंसेस यही बार बार कह रहे थे कि जो विफाकी गवर्नमेंट है उसके पास पैसा ज़्यादा जा रहा है, उसका जो बजट है वो कम किया जाए। सेकंड कंसर्न वाज हॉरिजॉन्टल। सेकंड कंसर्न ये था, स्मॉलर प्रोविंसेस वाज कंसर्न अबाउट हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट पंजाब। जो दूसरे प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस की आपस में जो पैसे की तकसीम थी वो इस पे भी मुनहरिफ थे कि पॉपुलेशन की आबादी की बुनियाद पे आप क्यों कर रहे हो। इससे तो ये होता है कि सारा पैसा पंजाब ले जाता है, जो दूसरे सूबे हैं उनकी आबादी कम है तो वो पैसा कम लेते हैं। तो वो कहते थे इस तरह हमारा जो बजट है वो पूरा नहीं होता। ये भी एक कंसर्न था उनके लिए कि ये सिर्फ आबादी की बुनियाद पे तकसीम ना की जाए। और जो पहला था कि जो विफाकी गवर्नमेंट है उसको बजट ज़्यादा जा रहा है, ये 2 ऑब्जेक्टिव इसके ऊपर है। जब ये 2 ऑब्जेक्शन आए इसके ऊपर, तो आगे जो 18th अमेंडमेंट में फार्मूला बनाया गया 7th एनएफसी अवार्ड, उसको ज़रा देखते हैं। इट वाज इन्फोर्स्ड इन 2010। ये 2010 में इन्फोर्स होता है 18वीं तरमीम के बाद। इट वाज फेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ
सेवन्थ एनएफसी अवार्ड। ये सेवन्थ एनएफसी अवार्ड की इम्प्लीमेंटेशन थी, इसके 3 फेजेस थे। पहला देखें 43.5 गो टू फेडरल गवर्नमेंट। पहले 43.5 जो था ये सिर्फ प्रोविंसेस को जाता था, अब ये विफाकी गवर्नमेंट को जाता है। अब उसके उल्ट जो 56.5 है ये जाता है प्रोविंसेस को। पहले ये जाता था विफाकी गवर्नमेंट को और ये जाता था सूबों को। अब ये विफाकी गवर्नमेंट को जाता है जो कि कम है, जो ज़्यादा है अब सूबों को जाने लगा है। पहला ये मामला हल हो गया। Now this formula is fully implemented. Vertical formula increase the financial capacity of unit. तो अब जबकि पैसा सूबों को ज़्यादा जा रहा है तो उसकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। इन हॉरिजेंटल फार्मूला एडिशन टू पॉपुलेशन दीज न्यू थिंग्स अलाउड। अब जो कि प्रोविंसेस को पहले पैसा तकसीम होता था सूबों का आपस में, वो ये था कि पॉपुलेशन बेस्ड था। अब उसमें भी तब्दीली की गई। तब्दीली क्या थी? आज मुझे भी जुकाम लगा हुआ है। जो अब पॉपुलेशन होगी 82% जो होगा, 82% जो होगा बजट सूबों का, 82% उसका वो पॉपुलेशन बेस होगा। वो जो 56.5 है अब इसकी तकसीम है, इसका जो 82% होगा वो पॉपुलेशन बेस्ड होगा। अच्छा, कुछ रेवेन्यू जनरेशन है 10%, कि जो प्रोविंसेस ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं 10% उनको जाएगा। जैसा कि बलूचिस्तान में से मिनरल्स आती हैं, माइंस आती हैं, या सिंध है, या कोई सूबा कोई और रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो 10% उसको मिलेगा। और पॉवर्टी, जिस सूबे में पॉवर्टी सबसे ज़्यादा होगी 5% उसको भी मिलेगा। 5% की तकसीम उस बिहाफ पे होगी। इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी 3% भी है कि जिस सूबे की पॉपुलेशन कम होगी, सबसे कम होगी 3%, ये भी उसको मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल मिला के 100% होता है बजट का। बजट का 82% पॉपुलेशन बेस्ड होगा, ये 56.5 में से, और इसका 10% जो होगा रेवेन्यू के ऊपर होगा कि जो सूबा ज़्यादा कमाएगा उससे 10% उसको ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, फिर पॉवर्टी है कि गुर्बत जो होगी उसके लिए भी 5% रखा गया कि जिस सूबे में ज़्यादा गुर्बत होगी वहाँ पे दिया जाएगा। और एक इन्वर्स पॉपुलेशन डेंसिटी है जो 3% है। तो ये सारा कुल मिला के 100% होता है। इस तरह इसकी तकसीम की गई। जो फाइनेंस जो था प्रोविंसेस का था। When distributed in provinces, this percentage can follow. It was sacrifice of पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट को पहले ज़्यादा मिल रहा था क्योंकि उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, तो उसने अपनी सेक्रीफाइस की, कुर्बानी दी और दूसरे प्रोविंसेस को आपने पैसा दिया। बिकॉज ऑफ दीज स्टेप्स यूनिट्स आर हैप्पी एंड फेडरेशन बिकम स्ट्रॉन्ग। इन स्टेप्स की वजह से जो यूनिट्स हैं वो किसी हद तक सेटिस्फाइड हैं, और इस तरह जो फेडरेशन है वो स्ट्रॉन्ग फेडरेशन वजूद में आती है। आगे देखते हैं प्रोविंशियल जीएसटी ऑन सर्टेन इंडस्ट्री स्टेप ऑफ 7th एनएफसी अवार्ड। ये कुछ जीएसटी था किसी इंडस्ट्रियों के ऊपर, कुछ इंडस्ट्रियों के ऊपर। क्या था? 7th एनएफसी इज फिजिकल एम्पावरमेंट ऑफ प्रोविंसेस। ये फिजिकल एम्पावरमेंट है प्रोविंसेस की, मतलब 7th एनएफसी में प्रोविंसेस को फाइनेंस जो है वो ज़्यादा मिला, पैसा जो बजट की एलोकेशन है वो ज़्यादा मिली। वंस मोर चैलेंज, एक और चैलेंज भी आया, इज़ दैट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर फाटा। अब जो फाटा मर्ज होते हैं तो उनके लिए जो पैसे थे उस पे प्रोविंसेस एग्री नहीं हो रहे थे। अब जबकि अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस एग्री तो हुए, लेकिन फिर भी वो अपने बजट का वो पैसा एलोकेट नहीं कर रहे इमर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट को। जो पहले फाटा था अब वो टेरिटरी बन गई, मर्ज हो गया केपी गवर्नमेंट के अंदर, केपी प्रोविंस के अंदर। फाटा के जो डिस्ट्रिक्ट थे, सीपेक की सिक्योरिटी की बात की गई, उसके लिए क्या होगा? फेडरल गवर्नमेंट सेज फॉर फाटा डेवलपमेंट एवरी प्रोविंस शेयर 3% इन फाटा एंड फाटा इशू रिजॉल्व वंस एट ऑल, बट प्रोविंसेस नॉट एग्री एंड दैट इज मेन इशू इन 8th एनएफसी व्हेन इट कम्स। तो 8वां जो एनएफसी अवार्ड आना था उस पे ये मामला डिस्कस किए जा रहे हैं कि जो मर्ज किए गए प्रोविंस फाटा के, उनके लिए जो बजट है वो कैसे आएगा। कुछ सूबों ने प्रॉमिस भी किया था अपने बजट का 3% देंगे, लेकिन वो नहीं दे रहे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है फेडरलिज्म का वो
अपने इख्तिताम पजीर होता है। फेडरलिज्म में हमने डिस्कस किया कि अगर प्रोविंसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान इख्तलाफात नहीं है, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड स्ट्रांग है, तो इसको हम स्ट्रांग फेडरेशन बोलते हैं या फेडरलिज्म बोलते हैं। अगर इनके आपस में बॉन्ड ठीक नहीं है, इनके आपस में इश्यूज़ हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक वीक फेडरेशन होती है, इसको हम वीक फेडरलिज्म बोलते हैं। तो उसके लिए हमने क्या क्या स्टेप लिए हमने यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस किया। हमने 18th अमेंडमेंट को भी डिस्कस किया, हमने 3 कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिस्कस किया कि उसमें क्या क्या मसाइल थे। फिर हमने NFC अवार्ड डिस्कस किए, 6th को भी डिस्कस किया हमने, 7th को भी किया। हमने स्ट्रक्चर को भी देखा कि पैसे की तकसीम किस तरह थी, 7th में कौन सी तकसीम थी, 6th में कौन सी तकसीम थी, उससे फ़ायदा क्या हुआ, उससे नुकसान क्या हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है फेडरलिज्म का, वो इख्तिताम पजीर होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।